जयमेट स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। अब तक हम सभी लोगों ने शब्द के भेद, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज जो विषय वस्तु हम आपके समक्ष लेकर के उपस्थित हुए हैं वह शब्द भेद का एक प्रकार है। वह प्रकार है क्रिया। तो आइए हम सब अध्ययन करते हैं कि क्रिया क्या है। तो क्रिया वे शब्द हैं जो किसी कार्य के करने या होने का ज्ञान कराते हैं। वे शब्द जो किसी कार्य के होने या कराने का ज्ञान वाक्य में कराते हैं वे शब्द क्रिया कहे जाते हैं। जैसे खाना, पीना, आना, जाना, सोना, रोना, ये शब्द क्रियाएं हैं क्योंकि ये वाक्य में किसी कार्य या कार्य व्यापार के होने का ज्ञान करा रहे हैं। एक वाक्य है राधा नाच रही है। इस वाक्य में जो नाच शब्द है यह नाच शब्द क्रिया है। राधा नाचने का कार्य कर रही है। इस नाच शब्द से कार्य व्यापार का ज्ञान हो रहा है, कार्य होने का बोध हो रहा है, इसलिए नाच शब्द क्रिया है। जो क्रिया है यह प्रत्येक वाक्य में अवश्य पाई जाती है। क्रियाएं या तो स्वतः होती हैं या तो की जाती हैं। जैसे इसे उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। एक वाक्य है सूरज निकलता है। यहां पर जो निकलना क्रिया है यह स्वतः अपने आप हो रहा है। तारे टिमटिमाते हैं। यहाँ टिमटिमाना जो शब्द है इस वाक्य में क्रिया है, यह स्वतः होता है। कुछ क्रियाएं की जाती हैं। जैसे वाक्य है वह खाना खाता है। यहाँ पर खाता क्रिया की जा रही है, यह अपने आप नहीं हो रही है। दूसरा वाक्य है कि वह बाजार जाता है। यहाँ पर जो जाना है यह क्रिया की जा रही है, यह स्वतः या अपने आप नहीं होती है। किसी भी वाक्य में जो कर्ता होता है, जो क्रिया करता है, उसका जो वचन होगा, यदि वह एक वचन में है तो क्रिया एक वचन में होगी। यदि वह बहुवचन में है तो क्रिया बहुवचन में होगी। क्रियाएं जो होती हैं वे एक या एक से अधिक शब्दों से मिलकर बनती हैं। जैसे एक वाक्य है वह गया। यहां पर जो गया क्रिया है यह एक शब्द है। दूसरा वाक्य है कि वह खेल रहा है। यहाँ पर खेलना और रहा है ये दोनों क्रियाएं हैं। वाक्य में जो प्रयुक्त क्रियाएं होती हैं वे किसी कार्य के होने का ज्ञान कराती हैं, किसी घटना के होने का ज्ञान कराती हैं, किसी स्थिति का बोध कराती हैं। इन चीजों को हम देखने का प्रयास करते हैं। जो क्रियाएं कार्य का बोध कराती हैं, कार्य करने का ज्ञान कराती हैं, वे क्रियाएं हैं पढ़ना, लिखना, गाना, बजाना। ये जो क्रियाएं हैं ये किसी कार्य या काम के होने का ज्ञान कराती हैं। क्रियाएं और क्या उनसे ज्ञान होता है? गतिशीलता या क्रियाशीलता का ज्ञान होता है।
जैसे शब्द है चरना, दौड़ना, चलना। ये जो क्रियाएं हैं इससे गति का ज्ञान या बोध होता है। अगली बात अवस्था या स्थिति का बोध, जैसे सोना, जगना, उठना, बैठना। ये जो क्रियाएं हैं ये अवस्था या स्थिति का बोध कराती हैं। अस्तित्व का बोध, बने रहने का बोध जो क्रियाएं ज्ञान कराती हैं वह है होना, उपस्थित रहना आदि। क्रियाएं माना स्थिति का भी बोध कराती हैं, जैसे हंसना, रोना, प्रसन्न होना। ये जो शब्द हैं ये कर्ता के मन स्थिति का बोध करा रही हैं। वाक्य में जो प्रयुक्त क्रियाएं होती हैं वे क्रियाएं विकारी शब्द होते हैं, क्योंकि ये लिंग, वचन, काल, कारक और पुरुष के प्रभाव से परिवर्तित हो जाती हैं। क्रियाओं को जान लेने के बाद हम अब अध्ययन करेंगे कि क्रियाओं का निर्माण कैसे होता है। क्रियाओं के निर्माण में जो शब्द भाग लेते हैं मूल रूप से वे धातु कहे जाते हैं। तो धातु क्या है? क्रिया का प्रारंभिक या मूल रूप जो स्वतंत्र होता है, जैसे जा, खा, पी, रह, पढ़, लिख, नाच आदि। यह क्रिया का प्रारंभिक या मूल रूप है। जो ये धातुएं हैं इन्हीं धातुओं में विकार या परिवर्तन होने से सामान्यतया क्रियाओं का निर्माण होता है। क्रियाएं जो बनती हैं वे धातुओं से बनती हैं। तो जो धातुएं से क्रियाएं बनती हैं वे सामान्य क्रिया है। धातु में ना प्रत्यय लगाकर जो क्रियाएं बनाई जाती हैं वे सामान्य क्रिया कही जाती हैं। जैसे पढ़ धातु है, उसमें ना प्रत्यय लगाकर शब्द बना पढ़ना। यह पढ़ना शब्द जो है यह सामान्य क्रिया हुआ, इसमें ना प्रत्यय जुड़ा है। तो प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द में अंत में लगते हैं और उस शब्द से जुड़कर नए शब्द की रचना कर देते हैं। व्युत्पन्न क्रिया, व्युत्पन्न का अर्थ होता है जन्म लेना। जो व्युत्पन्न क्रियाएं होती हैं ये सामान्य क्रियाओं से, जैसे ये सामान्य क्रिया पढ़ना है, इससे या फिर संज्ञा से या सर्वनाम से या फिर विशेषण से जन्म लेती हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और सामान्य क्रिया में प्रत्यय लगा करके हम व्युत्पन्न क्रिया का निर्माण करते हैं। जैसे पढ़ना एक सामान्य क्रिया है। इस पढ़ना से शब्द बना पढ़वाना। पढ़वाना एक व्युत्पन्न क्रिया हुई। हाथ जो शब्द है यह संज्ञा है। इससे जो क्रिया बनी वह बनी हथियाना। ठंडा यह विशेषण है। इस विशेषण शब्द से जो व्युत्पन्न क्रिया बनी वह बना ठंडाना। क्रिया के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अब हम क्रिया के भेदों या प्रकारों पर चर्चा करेंगे, किंतु इसके भेदों और प्रकारों पर चर्चा करने से पहले हमें कर्ता, कर्म और क्रिया को अच्छी तरह जान समझ लेना जरूरी है। वाक्य में कर्ता होता है, कर्म होता है और क्रिया होता है।
जो कर्ता होता है किसी वाक्य में वह कार्य करने वाला होता है। किसी भी वाक्य में जो कार्य करता है वही करता है। जैसे उदाहरण है कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहां पर जो राम शब्द है यह राम शब्द ही कार्य करता है, तो इसलिए राम क्या है, करता है। किसी भी वाक्य में कर्म क्या है, तो कर्ता जो वाक्य में है वह जिस शब्द पर अपना कर्म करता है या कार्य करता है उसे कर्म कहा जाता है। जैसे वाक्य है राम पुस्तक पढ़ता है, यहां पर राम पढ़ने का कार्य कहां कर रहा है, पुस्तक पर कर रहा है। तो कर्ता जो राम है वह अपना कार्य किस पर कर रहा है, पुस्तक पर कर रहा है, तो पुस्तक यहां पर कर्म है। तो क्रिया है, वाक्य में कर्ता जो कार्य करता है वह शब्द क्रिया होता है। तो यहां पर वाक्य है कि राम पुस्तक पढ़ता है, यहां पर पढ़ने का कार्य किया जा रहा है। इस वाक्य में जो पढ़ता शब्द है इससे किसी कार्य के होने या करने का ज्ञान होता है, इसलिए यह क्रिया है। तो आप अच्छी तरह ये समझ गए होंगे कि वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया क्या होता है। अब हम आते हैं क्रिया के भेद पर। क्रिया का जो भेद है उसको मुख्यतः दो आधारों पर किया गया है। पहला जो क्रिया का भेद किया गया है उसका आधार है कर्म। तो कर्म के आधार पर क्रिया का भेद किया गया है। दूसरा आधार जो है वह रचना या उत्पत्ति या प्रयोग के आधार पर क्रिया का भेद किया गया। इस तरह से क्रिया का भेद दो आधारों पर किया गया है। पहला कर्म के आधार पर, दूसरा रचना, व्युत्पत्ति या फिर प्रयोग के आधार पर। जो कर्म के आधार पर क्रिया का भेद किया गया है उसके दो रूप हैं। पहला है अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। जो रचना के आधार पर क्रिया का भेद किया गया है वह है संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरण का मतलब नकल होता है। अब हम आते हैं कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो जो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद माने गए हैं। पहला माना गया है अकर्मक क्रिया और दूसरा माना गया है सकर्मक क्रिया। जैसा कि नाम से ही पता चलता है अकर्म का तात्पर्य है कर्म नहीं। जिस वाक्य में कर्म ना हो वह क्रिया का कहलाएगी अकर्मक। सकर्मक का मतलब क्या हुआ कि जिस वाक्य में कर्म हो तो वह क्रिया क्या कहलाएगी, सकर्मक। इस तरह क्रिया एक क्रियात्मक शब्द है, करने वाला शब्द है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसका पूर्ण अर्थ देने के लिए कर्म की जरूरत नहीं होती है, उन्हें अकर्मक कहते हैं। और कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो वाक्य में पूर्ण अर्थ देने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझते हैं कि गोविंद पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में गोविंद क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। तो इसमें जो है पुस्तक क्या है, कर्म है। तो इस वाक्य में कर्म उपस्थित है, इसलिए यह सकर्मक है।
सीता रोती है। इस वाक्य में जो रोती शब्द है यह अकर्मक क्रिया है। अब हम अकर्मक क्रिया को विस्तार से समझते हैं। अकर्मक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिसमें कर्म की अपेक्षा या कर्म की मांग नहीं की जाती है, या कर्म की संभावना नहीं होती है, या फिर क्रिया का फल या प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है, ना कि कर्म पर। इस क्रिया में कर्म की उपेक्षा कर दी जाती है, या फिर यह वह क्रिया है जो कर्म का त्याग कर देती है, कर्म को छोड़ देती है। तो हमने देखा कि अकर्मक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनमें कर्म की संभावना नहीं होती है, जिसमें कर्म नहीं होता है, जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर ना पड़कर सीधे कर्ता पर पड़ता है, या फिर जिसमें क्रियाएं कर्म का पूरी तरह त्याग कर देती हैं, वैसी क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। इसे उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। एक वाक्य है, बच्चा रोता है। इस वाक्य में जो रोना है, रोने का जो फल या प्रभाव वह किस पर पड़ रहा है? कर्ता, बच्चा पर पड़ रहा है। इसलिए इसमें रोना क्या है? अकर्मक क्रिया है। दूसरा वाक्य है कि सीता हंसती है। यहां हंसने का प्रभाव या हंसने का फल सीधे किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है। इसलिए इस वाक्य में हंसना जो है वह अकर्मक क्रिया है। बच्चा रोता में भी कर्म का अभाव है। यदि आप प्रश्न करें कि बच्चा क्या रोता है, तो आपको कोई उत्तर नहीं मिलेगा। क्या और किसको प्रश्न करने पर वाक्य में जब कोई उत्तर ना मिले तो वह क्रिया अकर्मक क्रिया होती है। तो प्रमुख अकर्मक क्रियाएं कौन सी होती हैं, आप उसे भी देख लीजिए। जो प्रमुख अकर्मक क्रियाएं होती हैं वे हैं बैठना, उठना, सोना, रोना, हंसना, भौंकना। कुत्ता भौंकता है तो यहां पर भौंकना जो है वह अकर्मक क्रिया है। ये जो अकर्मक क्रियाएं होती हैं ये भी दो तरह की होती हैं। एक पूर्ण अकर्मक क्रिया और दूसरा अपूर्ण अकर्मक क्रिया। जैसा कि नाम से ही पता है कि पूर्ण अकर्मक क्रिया जो होती है उसमें किसी पूरक शब्द की जरूरत नहीं होता है अर्थ को व्यक्त करने के लिए। जो अपूर्ण अकर्मक क्रिया होती है उसमें क्रिया को अपना अर्थ प्रकट करने के लिए किसी पूरक शब्द की आवश्यकता होती है। तो इस तरह आपने देखा कि जो अकर्मक क्रिया है उसके दो भेद हैं। पहला पूर्ण अकर्मक क्रिया और दूसरा है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। यहां पर जो पूर्ण अकर्मक क्रिया है इसके भी दो भेद होते हैं। पहला स्थिति बोधक या अवस्था बोधक, दूसरा होता है गति बोधक। तो आइए हम देखते हैं कि पूर्ण अकर्मक क्रिया के स्थिति बोधक और गति बोधक रूप क्या हैं। जो पूर्ण अकर्मक क्रिया है किसे कहेंगे? ये क्रियाएं अपने आप में पूर्ण होती हैं। इन्हें अपना अर्थ व्यक्त करने के लिए किसी अन्य पूरक शब्दों की आवश्यकता नहीं होता। जैसे रोना, सोना, हंसना, दौड़ना, ये जो क्रियाएं हैं ये पूर्ण अकर्मक क्रियाएं हैं, क्योंकि इन क्रियाओं को अपना अर्थ व्यक्त करने के लिए
अपना अर्थ बताने के लिए किसी पूरक शब्द की जरूरत नहीं पड़ती है। यह जो पूर्ण अकर्मक क्रिया होता है यह दो प्रकार का होता है, एक स्थिति बोधक, दूसरा गति बोधक। तो देखिए स्थिति या अवस्था बोधक पूर्ण अकर्मक क्रिया क्या है। स्थिति या अवस्था बोधक पूर्ण अकर्मक क्रिया यह कर्ता की स्थिति, अवस्था और दशा का ज्ञान कराता है। जैसे बच्चा रो रहा है, इस वाक्य में बच्चा जो शब्द है यह कर्ता है और रोना जो है यह क्रिया है। यह जो है स्थिति या बच्चे की अवस्था का ज्ञान करा रहा है, इसलिए यह पूर्ण अवस्था बोधक क्रिया है। जो पूर्ण अवस्था बोधक क्रिया है वह है रोना। दूसरा वाक्य है लड़की हंस रही है, तो यहां पर जो लड़की शब्द है यह कर्ता है और हंसना क्या है, क्रिया है। यह जो हंसना क्रिया है यह अवस्था या दशा लड़की का ज्ञान करा रहा है, इसलिए यह स्थिति या अवस्था बोधक पूर्ण अकर्मक क्रिया हुआ। दूसरा पूर्ण अकर्मक क्रिया का जो प्रकार है वह गति बोधक। इसमें स्थिरता नहीं, क्रिया में गति होता है, यानी इसमें क्रिया जो शब्द है वह कर्ता के गतिशील अवस्था का ज्ञान कराता है, बोध कराता है। जैसे शब्द है कि वह टहलता है, इस वाक्य में जो वह सर्वनाम है यही कर्ता है और टहलना क्रिया है। टहलना स्थिर होने के विपरीत की स्थिति है, गति की स्थिति है, इसलिए यह पूर्ण गतिबोधक अकर्मक क्रिया है। दूसरा वाक्य है कि वे दौड़ते हैं, इस वाक्य में वे शब्द जो है यह कर्ता है और जो दौड़ना शब्द है यह क्रिया है और यह गति का ज्ञान करा रहा है, इसलिए यह गतिबोधक पूर्ण अकर्मक क्रिया हुआ। अब हम आते हैं अपूर्ण अकर्मक क्रिया पर। तो अपूर्ण अकर्मक क्रिया क्या है? ये वैसी क्रियाएं होती हैं जो कर्ता के साथ प्रयोग होने पर भी अपना पूर्ण अर्थ नहीं दे पाती हैं। पूर्ण अर्थ देने के लिए इन्हें किसी ना किसी पूरक शब्दों की जरूरत पड़ती है। ऐसे वाक्य के माध्यम से यह बात और स्पष्ट हो जाएगी। एक वाक्य है वह निकला, तो यहां पर जो निकला शब्द है यह अकर्मक क्रिया है, लेकिन इससे इस बात का या इस अर्थ का पूरी तरह ज्ञान नहीं हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस वाक्य को पूर्ण करने के लिए किसी अन्य शब्द की आवश्यकता है। अगर इसमें हम जोड़ देते हैं योगी शब्द जो कि संज्ञा है और यह पूरक शब्द है, तो हमें वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो योगी शब्द है यह इस वाक्य को पूर्ण कर दे रहा है। तो यहाँ पर जो निकला शब्द प्रयोग किया गया है, निकलना शब्द प्रयोग किया गया है, यह अपूर्ण अकर्मक क्रिया है। दूसरी बात जो है कि महेश है, तो महेश है से भी महेश के बारे में पूरा ज्ञान नहीं हो पा रहा है और ऐसा प्रतीत होता है कि महेश के बारे में कुछ और जानना चाहिए। अगर वाक्य बना दिया जाए कि महेश बीमार है, तो इसमें जो बीमार शब्द है यह पूरक है और यह विशेषण है। यह है शब्द को पूर्ण कर दे रहा है, इस वाक्य को पूर्ण कर दे रहा है। तो यहाँ पर है अपूर्ण अकर्मक क्रिया हुआ। वह नाचता है, वह अच्छा नाचता या बुरा नाचता है, यहाँ भी
वाक्य अपूर्ण लग रहा है, अगर इसमें अच्छा जोड़ दिया जाए तो वाक्य पूर्ण हो जाएगा। तो यहां पर नाचता शब्द जो है वह अपूर्ण अकर्मक क्रिया हुआ। अकर्मक क्रिया को अच्छी तरह समझ लेने के बाद अब हम चर्चा करते हैं सकर्मक क्रिया पर। तो सकर्मक क्रिया वे क्रियाएं होती हैं जिसमें कर्म की अपेक्षा या कर्म की संभावना या कर्म जिसमें उपस्थित रहता है और जिसमें क्रिया के फल का प्रभाव कर्ता पर ना पड़ करके कर्म पर पड़ता है, तो वैसी क्रियाएं सकर्मक क्रिया कही जाती हैं। वाक्यों के माध्यम से आप इसे भली भांति समझ सकते हैं। वाक्य है राम ने पानी पिया, तो यहां पर पिया शब्द जो है यह क्रिया है, किंतु इस क्रिया शब्द का जो प्रभाव पड़ रहा है वह पानी पर पड़ रहा है। अगर हम प्रश्न करते हैं कि राम ने क्या पिया, तो उत्तर आ रहा है पानी पिया। तो पानी क्या है? कर्म है, तो यह सकर्मक क्रिया हुआ, पिया। अब यहां पर राम जो है वह अपना कार्य कहां कर रहा है? पानी पर कर रहा है, तो पानी कर्म है। तो इस तरह से आप वाक्य में कर्म का पहचान कर सकते हैं। यहां पर जो दूसरा वाक्य है कि राम पढ़ता है, यहां पर जो पढ़ना क्रिया है यह किसी ना किसी कर्म की मांग कर रहा है। इस वाक्य में कर्म की संभावना है। राम पढ़ता है तो राम कुछ ना कुछ अवश्य पढ़ता है। तो इस वाक्य में पढ़ने के साथ पुस्तक कर्म की संभावना है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया हुआ। यहां पर अब प्रश्न उठता है कि कर्म की पहचान आप कैसे करेंगे? तो कर्म की पहचान कारक चिन्ह के आधार को के माध्यम से किया जाता है। कर्ता ने कर्म को, तो यहां पर को के आधार पर हम कर्म की पहचान कर सकते हैं। दूसरा, कर्म का पहचान आप कैसे करेंगे? क्रिया जो शब्द है उसके साथ क्या या किसको लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिल जा रहा है या उत्तर मिलने की संभावना हो रहा है तो उसे कर्म कहा जा रहा है। जो सकर्मक क्रिया होती है उसके भी दो भेद होते हैं। एक होता है पूर्ण सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अपूर्ण सकर्मक क्रिया। इसी तरह आपने देखा था कि अकर्मक क्रिया के भी दो भेद हैं, पूर्ण कर्मक और अपूर्ण कर्मक। उसी तरह यहां पर भी सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं। पहला है पूर्ण सकर्मक क्रिया और दूसरा है अपूर्ण सकर्मक क्रिया। जो पूर्ण सकर्मक क्रिया है इसके भी दो भेद होते हैं। पहला होता है एक कर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है द्विकर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया। तो हम देखते हैं कि पूर्ण सकर्मक क्रिया क्या है। तो पूर्ण सकर्मक क्रिया वे क्रियाएं हैं जो कर्म के साथ प्रयुक्त होकर अपने अर्थ को पूरी तरह व्यक्त करने में सक्षम हैं या समर्थ हैं। जैसे वाक्य है राम अखबार पढ़ रहा है, इसमें जो पढ़ना क्रिया है यह पूर्ण सकर्मक क्रिया है, क्योंकि यह क्रिया अपने पूरे अर्थ को कर्म के साथ व्यक्त कर दे रहा है। दूसरा वाक्य है कि राम ने श्याम को किताब दी। यह जो देना क्रिया है यह भी पूर्ण सकर्मक क्रिया है, क्योंकि यह क्रिया कर्म के प्रयोग से अपने अर्थ को पूरी तरह से व्यक्त कर दे रही है। तो जो पूर्ण सकर्मक क्रिया है
वह एक कर्मक भी होता है और दो कर्मक भी होता है। इसमें राम अखबार पढ़ रहा है, इस वाक्य में अखबार एक कर्म का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहां पढ़ना एक कर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया हुआ। दूसरे वाक्य में श्याम और किताब, इस वाक्य में दो कर्म का प्रयोग किया गया है, इसलिए इस वाक्य में देना जो क्रिया है उसके साथ दो कर्म प्रयोग होने के कारण यह द्विकर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया हुई। इसे और विस्तार से हम समझते हैं। तो एक कर्मक क्रिया क्या है कि जब वाक्य में क्रिया के साथ केवल एक कर्म का प्रयोग हो तो वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे वाक्य है कि वह पुस्तक पढ़ता है, यहां पर पढ़ना क्रिया के साथ केवल एक कर्म पुस्तक का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह एक कर्मक सकर्मक क्रिया हुआ। एक कर्मक क्रिया को देखने के बाद अब आप देखिए कि दो कर्मक क्रिया क्या होता है। वाक्य में क्रिया के साथ जब दो कर्मों का प्रयोग किया गया हो तो ऐसी क्रियाएं जो होती हैं वे दो कर्मक क्रिया कहलाती हैं। जैसे एक वाक्य है, सुनील सुशील को गणित सिखाता है। सिखाना जो क्रिया यहाँ है, इस क्रिया के साथ इस वाक्य में सुशील और गणित दो कर्म का प्रयोग किया गया है। इसमें एक मुख्य कर्म है और दूसरा गौण कर्म है। तो यहाँ पर गणित जो है वह मुख्य कर्म है और सुशील जो है वह गौण या द्वितीय कर्म है। अब हम आते हैं अपूर्ण सकर्मक क्रिया पर। तो अपूर्ण सकर्मक क्रिया क्या है कि ये क्रियाएं ऐसी क्रियाएं कहलाती हैं जिसमें कर्म का प्रयोग होने के बावजूद भी ये क्रियाएं अपने अर्थ को पूरी तरह से स्पष्ट करने में सक्षम नहीं होती हैं। इन्हें अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसी ना किसी पूरक शब्द की जरूरत पड़ती है। जैसे कुछ क्रियाएं हैं जो अपूर्ण सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं, जैसे चुनना, बनाना, मानना, समझना। ऐसी ही ये क्रियाएं हैं। वाक्य के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। पहला वाक्य है कि वह राम को अपना नहीं मानती। इस वाक्य में मानना जो है यह क्रिया है, किंतु वह जो है यह कर्ता है। राम को अपना नहीं मानती, इस वाक्य में राम नामक कर्म प्रयोग होने के बावजूद यह वाक्य कुछ और शब्दों की मांग करता है। तो वह शब्द आप देखिए कि दूसरे वाक्य में अगर कहा जाए कि वह राम को अपना पति नहीं मानती, यहां पति शब्द जो आया हुआ है यही पूरक कर्म है। तो जिस वाक्य में क्रिया को अपना अर्थ प्रकट करने के लिए पूरक शब्द की आवश्यकता होती है वह क्रिया अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहलाता है। दूसरे वाक्य से इसे समझिए, इससे यह और स्पष्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने राजनाथ सिंह को बनाया। तो इसमें आप प्रधानमंत्री देखिए कर्ता भी है, इसमें राजनाथ सिंह कर्म भी है और बनाया क्रिया भी है, किंतु इस वाक्य से संपूर्ण अर्थ का बोध नहीं हो रहा है। यहां क्रिया बनाया किसी और शब्द या पूरक शब्द की अपेक्षा कर रही है, मांग कर रही है। तो वह शब्द क्या होगा? रक्षा मंत्री।
तो वाक्य में प्रधानमंत्री यहां पर कर्ता हो गया, राजनाथ सिंह यह कर्म हो गया, क्योंकि क्रिया का प्रभाव राजनाथ सिंह पर पड़ रहा है, इसलिए राजनाथ सिंह कर्म हुआ। यहां पर जो रक्षा मंत्री शब्द है यह पूरक शब्द है और इसको लगा देने से क्रिया अपने पूर्ण अर्थ को व्यक्त कर देती है, इसलिए यहां पर जो बनाया शब्द है यह अपूर्ण सकर्मक क्रिया है। एक बात को और गंभीरता से जानना जरूरी है कि जो अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया कर्म के आधार पर भेद किए गए हैं, ये भेद जो किए गए हैं इनका अंतर प्रयोग के आधार पर कभी कभी समाप्त हो जाता है। अकर्मक क्रियाएं जो हैं वे सकर्मक क्रिया की तरह व्यवहार करने लगती हैं और सकर्मक क्रिया जो है वह अकर्मक क्रिया की तरह व्यवहार करती है। उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं। पहला वाक्य है कि घोड़ा टहलता है। यहां पर जो टहलना शब्द है यह कैसी क्रिया है? इसका प्रभाव घोड़ा पर पड़ रहा है, इसमें कर्म की जरूरत नहीं है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। किंतु इस वाक्य को जब इस तरह से प्रयोग किया जाए कि वह घोड़े को टहलाता है, यहां पर जो टहलाता क्रिया है यह सकर्मक क्रिया है, क्योंकि टहलाने का जो प्रभाव है वह घोड़े पर पड़ रहा है, ना कि वह पर पड़ रहा है, इसलिए टहलाना एक सकर्मक क्रिया है। दूसरा वाक्य है कि चिड़िया उड़ती है। यहां पर उड़ना जो क्रिया है इसका सीधा प्रभाव चिड़िया नामक कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए यह उड़ना अकर्मक क्रिया है। किंतु जब इससे वाक्य दूसरा बनाया जाता है कि बच्चों ने अपनी पतंगें उड़ाई, तो बच्चों ने अपनी पतंगें उड़ाई, यहां पर जो उड़ाई शब्द है यह सकर्मक क्रिया हो गया। वह हंसता है, यहां पर हंसने का प्रभाव वह पर पड़ रहा है, इसमें कर्म नहीं है, इसलिए हंसना एक अकर्मक क्रिया है। किंतु अगर इसे कहा जाए उसके दोस्त उस पर हंसे, तो यहां पर दोस्त कर्म हो गया, उसके कर्ता हो गया और हंसे क्रिया हो गया। ये हंसे क्रिया सकर्मक क्रिया है। इसी तरह जो सकर्मक क्रिया है इसका प्रयोग अकर्मक क्रिया के रूप में भी किया जाता है। जैसे सकर्मक क्रिया है, वाक्य है कि उसने शीशा तोड़ दिया, तो उसने क्या तोड़ दिया? शीशा तोड़ दिया। ये शीशा कर्म है, इसमें कर्म उपस्थित है, इसीलिए तोड़ना क्या है? सकर्मक क्रिया है। किंतु इसे जब दूसरी तरह प्रयोग किया जाता है कि शीशा टूट गया, यहां पर टूटना जो क्रिया है इसका सीधा प्रभाव कर्ता शीशा पर पड़ रहा है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया हो गई। दूसरा वाक्य है कि सभी खिड़कियां खोलो, तो यहां पर जो खोलो शब्द है इसका प्रभाव कर्म खिड़कियों पर पड़ रहा है, ना कि सभी पर, तो इसलिए यह खोलो शब्द क्या है? सकर्मक है। अब इसी को दूसरी तरह से हम कहते हैं, दूसरा वाक्य है कि स्कूल खुला है, तो स्कूल खुला है, यहां खुला शब्द जो है यह क्रिया है और इसका सीधा जो प्रभाव है वह स्कूल पर पड़ रहा है, तो यहां पर सकर्मक क्रिया यहां क्या हो गई? अकर्मक क्रिया। अब आप जान गए होंगे कि सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया में और अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया में कैसे बदल जाती है। पहला जो कर्म के आधार पर हमने क्रिया का भेद पढ़ा, अब हम आते हैं रचना प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। तो रचना और प्रयोग के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला होता है रूढ़ क्रिया
और दूसरा होता है यौगिक क्रिया। तो देखिए रूढ़ क्रिया क्या है, ऐसी क्रियाएं जिनकी रचना धातुओं से होती है। हमने बताया कि धातु क्या है, वे मूल शब्द हैं जिसमें विकार होकर के क्रियाओं की रचना की जाती है, तो वे रूढ़ क्रिया कहलाती हैं। तो यहां पर जैसे लिखना, रोना, सोना, खाना, पीना आदि जो है यह रूढ़ क्रिया है। अब देखिए आप यौगिक क्रियाएं क्या होती हैं। यौगिक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं हैं जिसकी रचना एक से अधिक तत्वों से होता है, वे यौगिक क्रियाएं कहलाती हैं। ये क्रियाएं धातुओं में प्रत्यय जोड़ करके बनता है। आप जानते हैं कि क्रियाओं का निर्माण धातुओं में प्रत्यय जोड़ करके हो रहा है, और जो धातु है वे मूल शब्द होते हैं। यहां पर जो पढ़ना शब्द है यह मूल क्रिया है, किंतु इससे जब पढ़वाना बनता है तो यौगिक क्रिया हो जाता है। खाना यह मूल क्रिया है, रूढ़ क्रिया है। जब इसमें आना प्रत्यय जुड़ जाता है तो खिलाना यौगिक क्रिया हो जाता है। जो ये यौगिक क्रियाएं होती हैं ये 4 प्रकार की होती हैं। पहला क्रिया जो है वह है संयुक्त क्रिया। तो यौगिक क्रिया के अंतर्गत जो पहला क्रिया है वह संयुक्त क्रिया है, दूसरा क्रिया है नाम धातु क्रिया, और तीसरी क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया, और चौथी क्रिया है अनुकरणात्मक क्रिया। तो आइए यौगिक क्रियाओं के भेदों के बारे में गहराई से समझते हैं। संयुक्त क्रिया क्या है? संयुक्त क्रिया वह क्रिया है जो 2 क्रियाओं के जोड़ या मेल से बनता है। क्रियाओं के जोड़ से क्रियाओं के अर्थ में अस्पष्टता आ जाती है, और जो संयुक्त क्रिया होता है इसमें जो पहली क्रिया होती है मुख्य क्रिया कही जाती है, और जो बाद में आने वाली क्रिया होती है वह सहायक क्रिया कहलाती है। तो वाक्य के माध्यम से यह और स्पष्ट हो जाएगा। वाक्य है वह जा चुका है, यहां पर जो चुका है यह सहायक क्रिया है, जो जाना मुख्य क्रिया की सहायता कर रहा है, तो जा चुका है एक संयुक्त क्रिया हुआ। दूसरा वाक्य है कि वह जो करता है वह उठक बैठक कर रहा है। तो यहां पर जो उठक बैठक शब्द है, उठना बैठना, यह मुख्य क्रिया है, और करना ये सहायक क्रिया है। उठक बैठक कर रहा है यह संयुक्त क्रिया हुआ। दूसरा जो यौगिक क्रिया का भेद है वह है नाम धातु क्रिया। धातु का मतलब संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण। तो नाम धातु क्रिया वह क्रिया है जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है। जैसे संज्ञा है फिल्म, फिल्म शब्द एक संज्ञा है, लेकिन इससे जो फिल्माना शब्द बना यह क्रिया है, और यह क्रिया नाम धातु क्रिया है। अपना एक सर्वनाम शब्द है, नाम धातु शब्द है, और इससे जो अपनाना शब्द बना यह नाम धातु क्रिया है। गरम शब्द जो है यह विशेषण है, इससे जो क्रिया प्रत्यय आना जोड़ करके बना तो क्रिया बनी गरमाना। तो गरमाना क्या है? एक नाम धातु क्रिया है। तीसरा यौगिक क्रिया का भेद है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया वह क्रिया है, इसके माध्यम से पता चलता है कि जो वाक्य में करता है वह अपना कार्य स्वयं नहीं कर रहा है, बल्कि किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है या उत्साहित कर रहा है। जैसे राम ने हरि को जगाया, यहां पर जो हरि है उसको किसने जगाया? राम ने। राम जो है हरि
को प्रेरणा देकर जगा रहा है, इसलिए यहां जो जगाया शब्द है यह प्रेरणार्थक क्रिया हुई। चौथा है अनुकरणात्मक क्रिया। यौगिक क्रिया का जो चौथा भेद है वह अनुकरणात्मक। अनुकरण का मतलब नकल होता है। अनुकरणात्मक क्रिया क्या है? वह कल्पित या वास्तविक ध्वनि जिससे क्रियाओं के रूप में अपना लिया जाता है। जैसे खटखट आवाज जो है इससे क्रिया बन गई खटखटाना, दरवाजा खटखटाता है। थप थप शब्द है, यह थप थप शब्द एक ध्वनि है, इसको जो है क्रिया के रूप में जब अपनाया गया थपथपाना, वह बच्चे को थपथपाता है। अब जो यौगिक क्रिया के भेद हैं उसमें एक भेद संयुक्त क्रिया थी। उस संयुक्त क्रिया के कई उपभेद हैं, इसे हम संक्षिप्त में समझ लेते हैं। पहला जो है वह है आरंभ बोधक। आरंभ बोधक, जैसा कि नाम से पता चलता है कि ऐसी क्रिया जिससे किसी कार्य के प्रारंभ या शुरू होने का ज्ञान हो। जैसे बारिश होने लगी, इसमें बारिश होने का ज्ञान हो रहा है, इसलिए यहां होने लगी आरंभ बोधक क्रिया है। दूसरा समाप्ति बोधक क्रिया। शब्द से ही पता चलता है कि इसमें क्रिया कार्य के समाप्त होने का ज्ञान प्रदान कर रही है। जैसे राधा खाना खा चुकी, यहां पर जो राधा है खाना खा चुकी है, यहां पर खा शब्द है, यह कार्य के समाप्त होने का बोध करा रहा है, इसलिए यहां पर खा चुकी यह समाप्ति सूचक संयुक्त क्रिया है। अगला है अवकाश बोधक। इसमें समय अंतराल का बोध होता है कि उसे बहुत परिश्रम के बाद एक निश्चित समय अंतराल का बोध हो रहा है, नौकरी मिली, तो यहां पर जो एक क्रिया है यह अवकाश बोधक है। अगला है अनुमति बोधक क्रिया। इससे आने का ज्ञान होता है, जैसे मुझे आने दो। यहां अनुमति देना जो है आने दो या अनुमति का ज्ञान करा रहा है, इसलिए अनुमति बोधक क्रिया है। नित्यता बोधक, लगातार, जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या में कमी नहीं हो रही, लगातार बढ़ रही, इसमें नित्यता है, इसलिए यहां पर बढ़ रही नित्यता बोधक क्रिया है। आवश्यकता बोधक, जिस क्रिया से आवश्यकता का बोध हो, ज्ञान हो, वह आवश्यकता बोधक है। जैसे मुझे अंग्रेजी सीखना चाहिए, यहां पर सीखना चाहिए क्रिया कैसी क्रिया है? आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया। निश्चय बोधक, इससे निश्चय का बोध होता है। जैसे मैं इंजीनियर बनूंगा, यहां पर बनूंगा शब्द निश्चय बोधक क्रिया है। अगला आठवां है इच्छा बोधक। इसमें क्रिया इच्छा को प्रकट करती है। जैसे मैं पढ़ना चाहती हूं, यहां चाहती हूं इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया है। अगला शक्ति बोधक क्रिया। इसमें क्रिया के शक्ति और सामर्थ्य का बोध होता है। जैसे मैं लिख सकता हूं, यहां सकता हूं, शक्ति बोधक क्रिया है। पुनरुक्त बोधक, जहां पर एक ही क्रिया का एक से अधिक बार प्रयोग किया जाए, वहां पर वह पुनरुक्त बोधक क्रिया होती है। जैसे वह रो रो कर, यहां रो रो 2 बार प्रयोग हुआ है, इसलिए यह पुनरुक्त बोधक संयुक्त क्रिया है। आकस्मिकता बोधक, जिसमें अचानकपन का बोध हो, वह आकस्मिकता बोधक क्रिया होता है। जैसे वह कह उठा, यहां पर कह उठा, आकस्मिकता बोधक क्रिया है। अनिष्टता बोधक, जिससे कुछ बुरा होने का बोध हो, ज्ञान हो, वह अनिष्टता बोधक संयुक्त क्रिया कहलाता है। जैसे कुत्ते ने काट खाया, यहां पर काट खाया अनिष्टता बोधक संयुक्त क्रिया है। हम क्रियाओं के अन्य रूपों पर विचार कर लेते हैं। तो सामान्य क्रिया पहला है। तो सामान्य क्रिया क्या है? सामान्य क्रिया वह क्रिया है जब किसी धातु में
ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो जो क्रिया बनती है वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे आना, जाना, नहाना, खाना, रोना, ये जो क्रियाएं हैं ये सामान्य क्रिया हैं। वाक्यों में जैसे वह गया, यहाँ गया सामान्य क्रिया है। वे आए, यहाँ पर आए सामान्य क्रिया है। अब हम आते हैं मुख्य क्रिया पर। मुख्य क्रिया क्या है? जो क्रिया कर्ता और कर्म के मुख्य कार्यों को व्यक्त करती है, मेन कार्य को व्यक्त करती है, वह मुख्य क्रिया कहलाती है। यहां पर मीरा दूध लाई, यहां पर जो लाई शब्द है यह मीरा और दूध के मुख्य कार्य को व्यक्त कर रही है, इसलिए यह मुख्य क्रिया हुआ। रवि गीत गाता है, इस वाक्य में जो गाता शब्द है वह कैसी क्रिया है? मुख्य क्रिया। अब हम मुख्य क्रिया के बाद आते हैं सहायक क्रिया पर। सहायक क्रिया क्या है? सहायक क्रिया वह क्रिया है जो मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर मुख्य क्रिया के अर्थ को और अधिक स्पष्ट परिपूर्ण कर देता है, वह सहायक क्रिया कहलाता है। जैसे मैं बाजार जाता हूं, यहां जाना जो है वह मुख्य क्रिया है, किंतु इस वाक्य में प्रयुक्त हूं जो शब्द है यह सहायक क्रिया है जो जाने के अर्थ को और अधिक स्पष्ट कर दे रहा है। तीसरा है पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया क्या है? पूर्वकालिक क्रिया ऐसी क्रिया है जिसमें कर्ता अपने एक कार्य को समाप्त करके दूसरे कार्य को प्रारंभ करता है, तो इसमें जो पहली क्रिया होती है वह पूर्वकालिक क्रिया कही जाती है। वाक्य में जैसे राम पढ़कर सो गया, राम पहले पढ़ा फिर उसके बाद सोया। राम ने पहला काम पूर्ण कर लिया पढ़ने का, फिर वह सोया। तो इस वाक्य में दो तरह की क्रियाएं, एक पढ़कर दूसरा सोना गया। पहली क्रिया पहले पूर्ण हो रही है, इसलिए पढ़कर इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया हुई। अगला जो क्रिया है वह है अनेकार्थक क्रियाएं। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। जैसे एक शब्द है खाना। खाना जो क्रिया है, इस खाना क्रिया के एक से अधिक अर्थ होते हैं। जैसे खाना का अर्थ मार खाना भी होता है, खाना का अर्थ कमाई खाना भी होता है, खाना का अर्थ जंग खाना भी होता है और खाना का अर्थ घूस खाना भी होता है। इस तरह एक क्रिया खाना है, इस खाना के कई अर्थ हैं, इसलिए यह खाना अनेकार्थक क्रिया है। अगला है रंजक क्रिया। तो रंजक क्रिया क्या है? रंजक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जो मुख्य क्रिया के साथ जुड़ करके उसमें परिवर्तन कर देती हैं और यह परिवर्तन आकर्षक और प्रभावशाली होता है। जैसे वह घूमा करता है, यहाँ पर घूमा करता है में कर्ता शब्द जो है वह घूमने को अधिक प्रभावशाली बना दे रहा है, इसलिए यहाँ कर्ता रंजक क्रिया है। दूसरा वाक्य है कि बच्चे को गिरता देखकर मां चिल्ला उठी। यहाँ पर जो उठी क्रिया है यह चिल्लाना क्रिया को प्रभावशाली बना दे रहा है, इसलिए यहाँ पर उठी शब्द जो है वह रंजक क्रिया है। दूसरा अपूर्ण क्रिया या पूरक क्रिया। ऐसी क्रिया जिसे वाक्य में प्रयोग किया जाए किंतु वह अपने पूर्ण अर्थ को ना व्यक्त कर सके और उसे एक पूरक शब्द की आवश्यकता पड़े, तो वह क्रिया अपूर्ण क्रिया या पूरक क्रिया होती है। जैसे एक वाक्य है गांधी जी थे, तो गांधी जी थे तो गांधी जी कुछ तो थे। अगर कहा जाए गांधी राष्ट्रपिता थे, तो यहां पर थे को राष्ट्रपिता पूर्ण कर दे रहा है। या राष्ट्रपिता कहने से
अर्थ जो है वह पूर्ण हो जा रहा है। दूसरा वाक्य है कि तुम हो। इस वाक्य में कुछ अतिरिक्त शब्द की मांग कर रहा है। अगर वाक्य में मूर्ख शब्द जोड़ दिया जाए कि तुम मूर्ख हो, तो यहां पर क्रिया का अर्थ पूर्ण हो जा रहा है। इस तरह यह अपूर्ण क्रिया हुई, क्योंकि अपूर्ण क्रिया वह क्रिया है जो किसी अन्य शब्द की जरूरत महसूस करती है। अगला है सजातीय क्रिया। सजाती, एक ही जाति की क्रिया सजातीय क्रिया कहलाती है। वह क्रिया जिसमें कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से बनी हो, तो वह क्रिया सजातीय क्रिया कहलाती है। जैसे वह अनेक बोलियां बोलता है। इस वाक्य में जो बोलियां कर्म हैं, वह बोलता क्रिया दोनों एक दूसरे के समान लगती हैं। बोलना से ही दोनों बनी हुई हैं, एक धातु से बनी हुई हैं। इसलिए यहां बोलता शब्द जो है वह सजातीय क्रिया है। अगली है समापिका क्रिया। समापिका क्रिया किसी भी सरल वाक्य में जो क्रिया वाक्य के अंत में आकर वाक्य को पूरा कर देती है या पूरा होने का ज्ञान कराती है, वह समापिका क्रिया कहलाती है। जैसे लड़का पढ़ता है, यहां पर पढ़ना शब्द जो है वह वाक्य के अंत में आया हुआ है और कार्य पूर्ण हो गया है, इसलिए यह पढ़ना समापिका क्रिया है। अगला है असमापिका क्रिया। असमापिका क्रिया क्या है? असमापिका क्रियाएं वे क्रियाएं कहलाती हैं जो वाक्य के अंत में न आकर के वाक्य में कहीं भी आ जाती हैं। जैसे उसने घर आकर भोजन किया। यहाँ आकर शब्द जो है यह क्रिया है, आना क्रिया है, किंतु यह वाक्य के बीच में आया है, इसलिए यह असमापिका क्रिया है। इस तरह क्रियाओं के अन्य रूप को देखने के बाद अब हम क्रिया की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। क्रिया की जो अवस्थाएं होती हैं वे तीन तरह की होती हैं और ये तीन तरह की जो अवस्थाएं होती हैं ये सभी कालों में होती हैं। वर्तमान काल में भी होती हैं, भूतकाल में भी होती हैं और भविष्य काल में भी होती हैं। जो ये क्रिया की अवस्थाएं हैं ये मुख्यतया तीन प्रकार की होती हैं। क्रिया की जो पहली अवस्था होती है वह सामान्य अवस्था कहलाती है। दूसरी अवस्था जो क्रिया की होती है वह विधि अवस्था कहलाती है और तीसरी अवस्था जो क्रिया की होती है वह संभाव्य अवस्था कहलाती है। यहाँ पर जो विधि अवस्था दूसरी है इसके भी दो रूप होते हैं। पहला होता है प्रत्यक्ष विधि और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष विधि। तो हम देखते हैं कि क्रिया की सामान्य अवस्था क्या है। क्रिया की सामान्य अवस्था क्या है कि इसमें क्रिया के सामान्य अवस्था और किसी विधान का निश्चय होता है। जैसे वह आई, तो यहाँ आने के विधान का निश्चय हो रहा है, इसलिए यह सामान्य अवस्था क्रिया की हुआ। वह खेल रही है, यहाँ पर भी जो है रही है क्रिया के सामान्य अवस्था का निश्चय हो रहा है, इसलिए यह सामान्य अवस्था की क्रिया हुई। इन दोनों वाक्यों में आई और खेलने क्रिया के विधान का निश्चय होता है, इसलिए यहाँ क्रिया सामान्य अवस्था में है। दूसरा है क्रिया की विधि अवस्था। जो विधि अवस्था है इस अवस्था में प्रार्थना, आज्ञा और प्रश्न का बोध होता है। जैसे तुम बाहर जाओ, इसमें आज्ञा दी जा रही है कि आप बाहर चले जाओ, यहाँ जाओ क्रिया की विधि अवस्था है। कृपया मेरी सहायता करें, यहाँ पर सहायता करना जो है वह प्रार्थना किया जा रहा है, ये क्रिया की विधि अवस्था है। क्रिया की जो विधि अवस्था होती है वह मुख्यतः दो तरह की होती है।
पहला प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में आज्ञा, प्रार्थना, प्रश्न के वर्तमान काल का बोध होता है। वर्तमान काल का बोध होने के कारण क्रिया के यह प्रत्यक्ष विधि कही जाती है। अभी घर जाओ, वर्तमान काल में वह घर जा रहा है तो यहां जाओ, यह विधि अवस्था का प्रत्यक्ष विधि है। क्या करते हैं, तो यहां पर करते हैं विधि अवस्था का प्रत्यक्ष विधि है। तो विधि अवस्था का अप्रत्यक्ष विधि क्या है? विधि अवस्था का अप्रत्यक्ष विधि वह है जहां आज्ञा, प्रार्थना, प्रश्न क्रिया के भविष्य काल का बोध हो, वहां पर विधि अवस्था का अप्रत्यक्ष विधि होता है। जैसे तुम कल बाजार जाना, यहां पर जो जाना शब्द है यह किस काल में है? भविष्य काल में है, इसलिए यह विधि अवस्था के अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत आता है। तीसरा जो क्रिया की अवस्था है वह संभाव्य अवस्था है। संभावना प्रकट होता है इस अवस्था से। इसमें क्रिया के अनुमान, इच्छा और संदेह आदि का ज्ञान या बोध होता है। जैसे संभवतः आज बारिश हो, यहाँ पर जो क्रिया प्रयोग की गई है वह संभाव्य अवस्था में है। तुम कल आओगे या नहीं, इस वाक्य में भी जो क्रिया प्रयोग की गई है वह भी संभाव्य अवस्था में है। क्रियाओं का अध्ययन करने के बाद वाक्यों में क्रियाओं के प्रयोग करने से क्रियाओं के बारे में जानकारी और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। पहला वाक्य है मैं जाता हूं, यहां पर जाना जो शब्द है यह क्रिया है। दूसरा वाक्य है कि वह खेल खेलता है, यहां पर खेलना मुख्य क्रिया है किंतु है सहायक क्रिया है जो मुख्य क्रिया के अर्थ के ज्ञान में विस्तार कर दे रहा है। तीसरा वह खेल खेल रहा है, इसमें रहा है सहायक क्रिया है किंतु खेल जो है मुख्य क्रिया है, क्योंकि रहा है खेल नामक क्रिया के ज्ञान में वृद्धि कर रहा है। यहाँ पर मेरे पास एक कार है, इस वाक्य में है क्रिया पोसेशन स्वत्व बोधक क्रिया है। यह किसी वस्तु पर अधिकार का ज्ञान करा रहा है। पांचवा है चिड़िया उड़ सकती है, यहाँ पर सकना जो क्रिया है यह शक्ति, सामर्थ्य, क्षमता, अनुमति, प्रस्ताव, आज्ञा, संभावना आदि का ज्ञान करा रहा है। अगला वाक्य है कि उसे काम करना चाहिए। तो यहाँ पर जो चाहिए शब्द है यह नैतिक आभार का बोध, सलाह का बोध, संभावना, काल्पनिक स्थिति, इच्छा और अनुनय का ज्ञान करा रहा है। अगला है कि उसे घर अवश्य जाना चाहिए। अवश्य जाना चाहिए, यहाँ पर जिस क्रिया का प्रयोग किया गया है वह कर्तव्य, निर्देश, आज्ञा, बाध्यता, आवश्यकता का ज्ञान करा रहा है। इस तरह आप सभी लोगों ने क्रिया के बारे में अध्ययन कर लिया है। धन्यवाद।